बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू डाटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क कोर्स। डाटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क की प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया कि हमारे पास राउटिंग एल्गोरिदम कितनी टाइप्स के हैं या हम उन्हें कितनी टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। हमने कहा कि हम क्लासिफिकेशन करें तो तीन तरह से क्लासिफाई करते हैं हम उन्हें, ग्लोबल वर्सेस डिसेंट्रलाइज्ड राउटिंग एल्गोरिदम। फिर हमने कहा कि हम स्टैटिक वर्सेस डायनामिक क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, और फिर हमने कहा कि हम लोड सेंसिटिव वर्सेस लोड इनसेंसिटिव राउटिंग एल्गोरिदम की टाइप पे क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। हमने देखा कि ग्लोबल जो हमारे पास राउटिंग एल्गोरिदम्स होते हैं वो अपनी इंफॉर्मेशन जितने भी नेटवर्क की या पूरी टोपोलॉजी की इंफॉर्मेशन होती है हर नोड के पास मौजूद होती है, जबकि डिसेंट्रलाइज्ड जो राउटिंग एल्गोरिदम्स हैं उनमें हर नोड के पास बस अपने नेबरिंग नोड की इंफॉर्मेशन होती है। हमने कहा कि लिंक स्टेट एल्गोरिदम हमारे ग्लोबल राउटिंग एल्गोरिदम की एक एग्जांपल है, और जो हमारे डिसेंट्रलाइज्ड राउटिंग एल्गोरिदम है वो हमारे एग्जांपल अगर हम उनकी लें तो डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिदम्स हमारे डिसेंट्रलाइज्ड राउटिंग एल्गोरिदम्स होते हैं। लिंक स्टेट में हमने जो पहला एल्गोरिदम पढ़ा जिसकी हमने वर्किंग पढ़ी वो है डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिदम। डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिदम बेसिकली हमें बताता है कि सोर्स से हर नोड तक जाने के लिए जो मिनिमम डिस्टेंस है वो कितना है, और उसकी बेसिस पे हम राउटिंग टेबल बिल्ड करते हैं। हमने डिस्कस किया कि हमारे पास डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिदम की एक लिमिटेशन है, या जो उसकी लिमिटेशन क्या है बेसिकली कि ये हमेशा एप्लीकेबल है उन रूट्स के लिए जहां पे आपके पास पॉजिटिव वेट्स मौजूद है, ठीक है, नेगेटिव कोई वैल्यू ना हो कॉस्ट की। लेकिन अगर नेगेटिव वैल्यू होगी तो वहां डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिदम काम तो करेगा, लेकिन आपकी जो शॉर्टेस्ट रूट कैलकुलेशन होगी वो एक्यूरेट नहीं होगी। बाज़-औक़ात वो एक्यूरेट होती है, बाज़-औक़ात वो एक्यूरेट नहीं होती। दूसरी रीज़न क्या है कि हमारे पास डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिदम एक ग्रीडी एल्गोरिदम है। ग्रीडी का मतलब क्या हुआ? अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ इन सिंपल वर्ड्स, तो हम कहेंगे कि लेट्स सपोज़ हमारे पास यहाँ पे एक राउटर 1 है, एक हमारे पास राउटर 2 है, और एक हमारे पास है राउटर 3, ठीक है? लेट्स सपोज़ हम कहते हैं कि इस तरह के हमारे पास 3 लिंक अवेलेबल है। हमारे पास यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 6, और लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास -4 मौजूद है, ठीक है। पहली बात तो हमने कहा हमारी लिमिटेशन क्या है कि ये माइनस वाले पे काम करेगा ही नहीं। अगर हम ग्रीडी अप्रोच को देखें तो ग्रीडी अप्रोच में क्या होगा कि ये देखेगा कि हमारे पास जो शॉर्टेस्ट पाथ है 2 पे जाने के लिए वो क्या है, वो है 3, और अगर वो इस रूट को फॉलो करेगा तो वो है 6, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसे जो भी पहला मिनिमम मिलता है वो इसी को अपना जो शॉर्टेस्ट रूट है वो सिलेक्ट कर लेगा। हालांकि अगर देखा जाए तो 1 से 3 और 4 पे अगर वो जाए तो 6 माइनस 4 यहाँ पे इसकी टोटल कॉस्ट जो है वो 2 है, ठीक है। लेकिन अकॉर्डिंग टू डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिथम व्हिच फॉलोज अ ग्रीडी अप्रोच, वो क्या करेगा, वो अपना पहला रूट जो से पहला फिजिबल रूट मिला है वो उसी को सिलेक्ट कर लेता है एज अ फर्स्ट शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है। एक तो हो गई ये प्रॉब्लम। और हमारे पास क्या प्रॉब्लम है डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिथम में कि हमारे पास अगर हम एल्गोरिथम की कम्प्लेक्सिटी की बात करें तो लेट्स सपोज हमारे पास n नंबर ऑफ नोड्स हैं, तो हर आइट्रेशन बेसिकली क्या करेगी कि इट नीड टू चेक ऑल द नोड्स w नॉट इन दी n, कि जो आपके पास सबसेट एक हमने बनाया था उसके अंदर नहीं है जो नोड्स, उन सारों को वो चेक करेगा, ठीक है। तो जो हमारे पास कंपैरिजन है वो क्या हो गया, n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2। तो जो कम्प्लेक्सिटी है इसकी हो जाएगी बिग O ऑफ n का स्क्वायर, ठीक है। मोर एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन पॉसिबल है, और उसकी मोर इम्प्लीमेंटेशन क्या है, बिग O ऑफ n लॉग ऑफ n, ठीक है। ऑसिलेशन प्रॉब्लम बेसिकली क्या है, ये इसका सेकंड डिसएडवांटेज है। ऑसिलेशन प्रॉब्लम को आप पहले इस डायग्राम से समझे। लेट्स सपोज हम कह रहे हैं कि हमारे पास ये 4 राउटर्स हैं, ठीक है, राउटर A B C एंड D। B के पास जो इस वक्त इसकी अगर हम बात करें तो हमारे पास B जो है वो जो डेटा जनरेट कर रहा है, लेट्स सपोज हम कहते हैं वो 1 बाइट का डेटा या 1 बिट का डेटा जनरेट कर रहा है। ई हमारे पास ई बाइट का डेटा या ई बिट का, आप सपोज कर रहे हैं हम बाइट कंसिडर कर रहे हैं। बी 1 बाइट का डेटा जनरेट कर रहा है, सी ई बाइट का डेटा जनरेट कर रहा है, डी 1 बाइट का डेटा अगेन जनरेट कर रहा है, और इस डेटा ने कहाँ पे राउट होके जाना है, ए पे राउट होके जाना है, ठीक है। तो बी क्या करेगा, बी अकॉर्डिंग टू जाहिर सी बात है ग्रीडी अप्रोच में क्या करेगा, जो आप अपना डेटा है वो इसके थ्रू पास करेगा, ठीक है। तो इस पे क्या डेटा जा रहा है इस वक्त, इस लिंक पे 1, ठीक।
अब हमारे पास जो सी है वो क्या करेगा, वो या तो ये रूट फॉलो कर सकता है या ये रूट फॉलो कर सकता है। लेट्स सपोज बी ने सी ने क्या किया, अपना डेटा बी को भेजा, ठीक है, ई बाइट्स हमारे पास बी के पास गए और उसके बाद वो ई बाइट्स इस बी से ए वाले लिंक पे जा रहे हैं। तो इस बी से ए वाले लिंक पे इस वक्त कितना डेटा है, 1 प्लस ई बाइट्स का, ठीक है। अब लेट्स सपोज कि हमारे पास डी है, तो डी के पास दो ऑप्शन है कि वो डी सी बी ए वाला रूट फॉलो करे या वो डी से ए वाला रूट फॉलो करे। तो अगेन डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिदम को फॉलो करते हुए वो क्या देखेगा, वो देखेगा कि यहाँ तो ऑलरेडी एक मौजूद है ट्रैफिक, तो वो ये वाला रूट फॉलो करेगा, ठीक है। अब लेट्स सपोज इनिशियली ये वाले जो रूट्स है वो फॉलो किए जा रहे हैं। अब अगली दफा जब हमारे पास सी ने दोबारा डेटा जनरेट करना है, तो वो क्या करेगा, चूंकि ये वाला लिंक हमारा इस वक्त कंजेस्टेड है, ठीक है, इस लिंक पे 1 प्लस ई डेटा ट्रेवल कर रहा है और इस वाले लिंक पे हमारा सिर्फ 1 बाइट या 1 बाइट डेटा जा रहा है। तो नाउ बी क्या करेगा, बी देखेगा कि ये रूट हमारा चूंकि कंजेस्टेड हो गया है, तो बी भी अपने डाटा को इधर रीडायरेक्ट कर देगा, सी भी अपना डेटा इधर रीडायरेक्ट करेगा। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा कि हमारा ये वाला लिंक जो है वो कंजेस्टेड हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब जब इसने देखा कि यहाँ से यहाँ पे 0 बाइट डेटा हो गया, लेकिन बी ने चूंकि देखा कि ये लिंक कंजेस्टेड था, तो इसने क्या किया, इसने अपना भी 1 बाइट का डेटा और यहाँ से सी ने भी अपना ई बाइट का डेटा डी को भेज दिया और 1 बाइट का डेटा डी का अपना था। तो कितने 1 प्लस 1 2 प्लस ई बाइट का डेटा डी से ए वाले लिंक पे ट्रेवल कर रहा है। तो क्या होगा, अब इस लिंक पे कंजेशन बढ़ गई, ठीक है। तो अब क्या होगा, नेक्स्ट टाइम जो बी और डी है वो क्या करेगा, वो बजाय इसके कि इस रूट को अपना डेटा भेजेगा, वो क्या करेगा, डी सी बी ए पे अपना डेटा सेंड करेगा। एज अ रिजल्ट क्या होगा, फिर हमारे पास 1 प्लस ई और 2e का डेटा यहाँ पे हो जाएगा ट्रैवल, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हमारे जो डेटा का फ्लो है उसकी या कंजेशन जो है वो ऑसिलेशन की फील देगी हमें, ठीक है। कि बाज़ औक़ात हमारे पास ये वाला रूट सारे सेलेक्ट कर लेते हैं, बाज़ औक़ात ये वाला रूट सेलेक्ट कर लेते हैं, हालांकि लोड डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे ऑसिलेशन का प्रॉब्लम आता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्यों हमारे पास डाइजेक्स्ट्रा के अंदर जो ऑसिलेशंस का प्रॉब्लम है वो क्यों अराइज होता है। तो इसकी रीजन क्या है कि हमारा जो हर राउटर होता है, जैसे मैं ए बी सी डी 4 राउटर की बात करूं, तो हर राउटर दूसरे जो राउटर है उसके डिसीजन प्लान से वाकिफ नहीं होता, ठीक है। हर राउटर का अपना डिसीजन या कंट्रोल प्लान होता है कि वो अपना डेटा कौन से राउटर को या कौन से रूट पे भेजेगा। तो चूंकि ये सारे अनअवेयर हैं, तो हमारे पास पहली दफा जब हमने बी ने सी को भेजा, सी ने डी को भेजा, डी ने ए को भेजा, तो बी अनअवेयर था कि सी भी इसी रूट को फॉलो करेगा। डी इज कंप्लीटली अनअवेयर कि सी भी इसी को भेजेगा। तो उसने अपना डेटा भेजा, जब सारा डेटा एक से आ रहा है तो जो राउटर्स हैं दे आर कंप्लीटली अनअवेयर ऑफ ईच अदर्स प्लान, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास जो रूट है वो कंजेस्टेड हो जाता है और इस प्रॉब्लम को हम कहते हैं ऑसिलेशन प्रॉब्लम इन डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिथम, ठीक है। तो ये है हमारे पास डाइजेक्स्ट्रा की थ्योरी। अब हम आते हैं कि हमारे पास जो नेक्स्ट राउटिंग एल्गोरिथम है, इट इज अगेन ये ऑसिलेशन की प्रॉब्लम को डिस्कस किया जा रहा है। डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम है हमारे पास एग्जांपल ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड राउटिंग एल्गोरिथम। हमने कहा था कि हमारे पास जो डिसेंट्रलाइज्ड राउटिंग एल्गोरिथम होते हैं वो अपनी इंफॉर्मेशन सिर्फ नेबर्स के साथ शेयर करते हैं एंड आइटरेटिवली ये जो है वो इंफॉर्मेशन पूरे नेटवर्क के साथ शेयर हो जाती है। फ्रॉम अब इसका की आइडिया क्या है, डाइजेक्स्ट्रा जो हमारे पास डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम्स है उनका, कि फ्रॉम टाइम टू टाइम ईच नोड सेंड इट्स ओन डिस्टेंस वेक्टर एस्टिमेट टू द नेबर। अब डिस्टेंस वेक्टर क्या मतलब है कि एक एरे होगी, अगर हम प्रोग्रामिंग की फॉर्म लैंग्वेज में बात करें, तो एक हमारे पास एरे होगी जिसके अंदर हर नोड का दूसरे नोड के साथ जो डिस्टेंस है वो लिखा हुआ होगा, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस का वेक्टर है या जो डिस्टेंस की एरे है, ये टाइम टू टाइम नेबर्स के साथ जो है वो शेयर की जाती है, ठीक है। व्हेन एक्स रिसीव न्यू डिस्टेंस वेक्टर एस्टिमेट, तो अब ये आइडिया बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि एस्टिमेट टू दी नेबर, ठीक है, इट शेयर इट्स एस्टिमेट टू दी नेबर नॉट एग्जैक्ट वैल्यू। तो जैसे जैसे हमारा ये डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम रन करता है, तो ये एस्टिमेट वैल्यू एक्चुअली जो एस्टिमेट वैल्यू है ये एक्चुअल वैल्यू में कन्वर्ज हो जाती है। तो स्टार्टिंग में एस्टिमेटेड वैल्यू होती है, लेकिन जैसे जैसे इंफॉर्मेशन शेयर होती है ये एस्टिमेटेड वैल्यू जो है वो अपडेट हो जाती है एक्चुअल लिंक इंफॉर्मेशन में, ठीक है। सो व्हेन एक्स
X is a node, it receives new distance vector estimate from the neighbor, it updates its own distance vector using the Bellman-Ford equation. अब Bellman-Ford क्या है? बेसिकली डिस्टेंस वेक्टर का, जिस तरह हमने एग्जांपल पढ़ी है डाइजेस्ट्रा एल्गोरिदम, लिंक स्टेट राउटिंग एल्गोरिदम की, इसी तरह से डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एल्गोरिदम की एक एग्जांपल है, या एक एल्गोरिदम है विच इज नोन एज Bellman-Ford एल्गोरिदम, नेम्ड आफ्टर द ऑथर्स ऑफ द दिस एल्गोरिदम। ठीक है, और जो हमारे पास डिस्टेंस वेक्टर Bellman-Ford इक्वेशन है, वो बेसिकली क्या कहती है हमें कि हमें अगर x से y तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, मिनिमम डिस्टेंस ऑब्वियसली, या शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ये बताना पड़ेगा कि x के जितने भी नेबर्स हैं उनमें से उसका मिनिमम डिस्टेंस क्या है। ठीक है, और मिनिमम डिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि हमारे पास हर नेबर की जो लिंक की कॉस्ट है प्लस उसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम दैट नेबर। ठीक, इसको हम आगे एग्जांपल के थ्रू जब समझेंगे तो आपको इस जो इक्वेशन है इसकी, Bellman-Ford इक्वेशन की, ज्यादा समझ आ जाएगी। हम क्या करते हैं कि आइट्रेट डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम बेसिकली आइट्रेटिव और एसिंक्रोनस है। ठीक है, हर लोकल आइट्रेशन के अंदर जब लोकल आइट्रेशन होती है तो क्या होता है कि लिंक कॉस्ट एक्सचेंज की जाती है। ठीक है, जो भी चेंज आएगा लोकल लिंक कॉस्ट के अंदर, वो आपके मैसेजेस के थ्रू डिस्टेंस वेक्टर जो मैसेज होगा उसके थ्रू नेबर को अपडेट कर दी जाती है। ठीक है, और ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन नहीं शेयर हो रही, हर नेबर अपने राउट जो नेबर नोड है उसकी इंफॉर्मेशन शेयर करता है। ईच नोड नोटिफाइज नेबर्स ओनली व्हेन इट्स डिस्टेंस वेक्टर चेंजेस। ठीक है, जब इसका कोई भी लिंक की कॉस्ट चेंज होती है तो सिर्फ नेबर्स को बताया जाता है, विच अल्टीमेटली टेल्स इट्स ओन नेबर, जो कि अल्टीमेटली अपने नेबर्स को शेयर करेगा, जो कि आइट्रेटिवली नोटिफाई हो जाएगा पूरी जो टोपोलॉजी है उसके अंदर। तो अगर हम बात करें कि हर नोड पे क्या क्या फंक्शन हो रहे होते हैं, तो वेट हो रहा होता है कि कोई लिंक कॉस्ट चेंज हो, अगर लिंक कॉस्ट चेंज नहीं होगी तो जो अपडेट है वो भी नहीं शेयर की जाएगी। ठीक है, अगर लिंक कॉस्ट चेंज होगी तो डिस्टेंस वेक्टर जो है वो का मैसेज जो है वो एक्सचेंज किया जाएगा। हर नोड अपना जो डिस्टेंस वेक्टर का एल्गोरिदम जो डिस्टेंस वेक्टर की एरे जिसे हमने कहा है उसे रिकम्प्यूट करेगा। ठीक है, और रिकम्प्यूट करने के बाद नोटिफाई करेगा नेबर्स को कि भाई मेरी जो इंफॉर्मेशन है वो अपडेट हो गई है, सो नाउ यू अपडेट योर डिस्टेंस वेक्टर अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो ये हर नोड के ऊपर 3 ऑपरेशन हो रहे हैं, विच इज वेट, रिकम्प्यूट एंड नोटिफाई टू दी नेबर्स। Bellman-Ford इक्वेशन क्या है? लेट्स सपोज हम कह रहे हैं dxy is equal to the cost of least path from x to y, then d of xy is equal to minimum v bracket start cost from x to v and distance from v to y। ठीक है, कि जो जितने भी आपके नेबर्स हैं उनका आपकी सोर्स से जो डिस्टेंस है वो, ठीक, मिनिमम इज टेकन ओवर ऑल द नेबर्स ऑफ v टू x। ठीक है, v और x के जितने भी नेबर्स हैं उनका जो है वो मिनिमम लिया जाएगा। लेट्स सपोज हम बात करते हैं कि हम यहाँ पे s से v तक का डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो हमने s को एज अ सोर्स नोड सेलेक्ट किया। ठीक है, तो अब हम क्या करें, ये हमारा सोर्स है और ये हमारी डेस्टिनेशन। ठीक, तो हम क्या करना चाह रहे हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितने भी नेबर्स हैं u के वो हम लिस्ट डाउन कर लेते हैं। v के नेबर्स कौन कौन से हैं, u के नेबर्स कौन कौन से हैं, u के नेबर्स हैं v, u का नेबर है x और u का नेबर है w। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें इन सारों में से जो मिनिमम है वो कॉस्ट जो है वो हमें सेपरेट करनी है एज अ डिस्टेंस फ्रॉम u टू z। ठीक, ये इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। सही, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम हर नोड का v से, जो इसकी नेबरिंग नोड है उनका v से जो मिनिमम डिस्टेंस है वो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें v से v का मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, तो आप देखें 3 1 एंड 2, 3 4 5 6, और अगर मैं ये फॉलो करूं 1 2 एंड 3, तो ये क्या है 2 + 1 3 एंड 3 + 1 इट इज 5। ठीक है, यहाँ पे अगर करूं तो 3 और 1 4 5 6, और अगर ये करूं तो 8। ठीक, और 3 3 6 7 8 9। ठीक, तो मल्टीपल पाथ अवेलेबल है, लेकिन वी का अपना एक राउटिंग एल्गोरिदम इसमें रन हो रहा होगा जिसके अकॉर्डिंग इसने मिनिमम पाथ ऑलरेडी कैलकुलेट किया होगा। ठीक, तो जो मिनिमम पाथ है वो क्या है, जो मिनिमम
शॉर्टेस्ट रूट है d का v डिस्टेंस है v का z तक, वो बनता है हमारा 5। ठीक, इसी तरह से जो दूसरा नेबर है विच इज x, उसका अगर मैं डिस्टेंस देखूं, x हमारे पास है ये नोड। ठीक है, x का अगर मिनिमम डिस्टेंस देखा जाए z से, तो वो क्या बनता है 1 and 2 विच इज इक्वल टू 3। इसी तरह से तीसरा नेबर है इसका w, उसका मिनिमम डिस्टेंस अगर मैं देखूं z से, तो क्या बनता है w का 5। एक तो ये पाथ मौजूद है, दूसरा पाथ क्या है कि 1 and 2। ठीक है, तो इसका भी जो मिनिमम डिस्टेंस है वो कितना है 3। अब क्या होगा कि ये इंफॉर्मेशन u के साथ शेयर की जाएगी। आप ये जो v और x की इंफॉर्मेशन है और w की इंफॉर्मेशन है, जो नेबरिंग की इंफॉर्मेशन है, वो u के साथ शेयर की जाएगी आफ्टर अमाउंट ऑफ टाइम, पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम। बेलमन फोर्ड इक्वेशन क्या करेगा कि u से इस नेबरिंग इंफॉर्मेशन की बेस पे, जो कि बता रही है हमें कि v से z का, x से z का और w से z का मिनिमम डिस्टेंस कितना है, इसकी बेसिस पे u का z तक का मिनिमम डिस्टेंस रिकम्प्यूट होगा। कैसे? d ऑफ u टू z, ठीक है, u से z तक का जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल होगा, मिनिमम ऑफ ईच नेबर कॉस्ट टू दी मिनिमम डिस्टेंस टू z। अब अगर देखा जाए तो हमारे पास सी यू वी क्या है, कॉस्ट ऑफ u टू v, और जो इसका प्लस डी वी क्या है, ये इसका डिस्टेंस। ठीक है, तो ये हमारे पास बनता है 2 एंड डी वी बनता है +5। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 7। ठीक, अगर दूसरा डिस्टेंस देखा जाए तो u का x से डिस्टेंस कितना है, u का x से डिस्टेंस है 1। ठीक, तो ये हम बनाएंगे 1 प्लस d का x का जो z से मिनिमम डिस्टेंस है वो कितना है 3 का, तो 1 + 3 इट इज इक्वल टू 4। ठीक, अगर थर्ड देखा जाए w का, तो w का v से u से डिस्टेंस है वो है 5, और w का z से जो मिनिमम डिस्टेंस बनता है इट इज 3 अगेन, तो 5 + 3 अगेन 8। तो इनमें से जो मिनिमम डिस्टेंस होगा, ये लिखा हुआ है मिनिमम ऑफ ऑल 3 इज 4। ठीक, और ये किसके थ्रू है, थ्रू x। ठीक, तो ये हमारे पास आ गया मिनिमम डिस्टेंस 4 वाया x। ठीक, तो इस तरह से क्या होगा, अब ये हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट हो गया है, फ्रॉम u टू z थ्रू x कैलकुलेट हो गया। ठीक है, नोट दैट अचीव द मिनिमम इज नेक्स्ट हॉप इन द शॉर्टेस्ट पाथ। तो अब क्या था, पहला हॉप हमने ये सेलेक्ट कर लिया u से अगला हॉप क्या था हमारा x। ठीक है, अब हम x को एज अ नोड सेलेक्ट करके आगे कैलकुलेट करेंगे कि हमारे पास इससे अगला जो हमारा नोड है वो क्या कैलकुलेट होगा। ठीक है, वो कैलकुलेट, सपोज वो ये कैलकुलेट होता है, तो फिर हम उसके बाद ये देखेंगे कि इससे अगला कौन सा रिकम्प्यूट होता है। ठीक है, इस तरह से हम देखेंगे कि मिनिमम हमारे पास जो रूट है वो कौन सा बनता है, और उसकी बेसिस पे हम अपना फॉरवर्ड टेबल के अंदर एंट्रीज करते जाएंगे। ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास ये एक टोपोलॉजी है 3 राउटर्स की। x से y का डिस्टेंस है 2, x से z का डिस्टेंस है 7 एंड y से z का डिस्टेंस है 1। हर नोड के पास अपना एक राउटिंग टेबल होगा। ठीक है, x के पास भी अपना राउटिंग टेबल है, y के पास भी अपना राउटिंग टेबल है, z के पास भी अपना राउटिंग टेबल है, जो कि ये कुछ टाइम के बाद आपस में शेयर करके इंफॉर्मेशन को शेयर करेंगे। ठीक है, क्योंकि x का नेबरिंग नोड है y एंड z के नेबरिंग नोड है y एंड x, और y के नेबरिंग नोड है y एंड x एंड z। ठीक, तो इनिशियली अगर हम देखें तो x की जो राउटिंग टेबल है वो क्या होगा कि x का x से डिस्टेंस 0 है। ठीक है, क्योंकि ये अपनी नोड है तो इसका इससे डिस्टेंस 0 है। x का y से डिस्टेंस है 2, ठीक, और x का z से डिस्टेंस है 7। ठीक है, इसी तरह से y का जो टेबल है राउटिंग वो क्या बताएगा कि y से y का डिस्टेंस है 0, y से x का डिस्टेंस है 2, क्योंकि अनडायरेक्टेड ग्राफ रिप्रेजेंट किया गया यहाँ पे, और y का z से डिस्टेंस है 1। इसी तरह से z का राउटिंग टेबल क्या कहेगा कि z से x का डिस्टेंस है 7, z से y का डिस्टेंस है 1 एंड z से z का डिस्टेंस है 0। अब आफ्टर अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम क्या होगा कि हर नोड अपनी जो नेबरिंग नोड है उससे अपना राउटिंग टेबल शेयर करेगी। ठीक है, जैसे x ने अपना राउटिंग टेबल y के साथ भी शेयर किया, और इसने अपना राउटिंग टेबल z के साथ भी शेयर किया। ठीक है, इसी तरह से y ने अपना टेबल x के साथ भी शेयर किया, ठीक, और y ने अपना टेबल z के साथ भी शेयर किया।
ठीक है। इसी तरह से जो Z नोड है इसने अपना टेबल Y के साथ भी शेयर किया और इसने अपना टेबल X के साथ भी शेयर किया। तो क्या होगा, अब जब ये इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी तो दोबारा से रिकम्प्यूट किया जाएगा। रिमेंबर 3 स्टेप्स एट ईच नोड, वेट, रिकम्प्यूट एंड नोटिफाई। ठीक है, तो वेट किया गया, पहले रिकम्प्यूट किया गया, अब नोटिफाई किया गया, अब दोबारा से यहाँ पे वेट किया जा रहा है। जब ये अपडेट शेयर हो जाएगी, रिकम्प्यूट होगा और फिर जो है वो नोटिफाई किया जाएगा अगले जो अपने नेबर्स हैं उनको। ठीक, तो अब क्या होगा, रिकम्प्यूट किस बेस पे होगा, जो बेलमन फोर्ड इक्वेशन थी हमारी उस बेस पे। क्या है कि डी ऑफ एक्स से वाई का जो मिनिमम डिस्टेंस है वो कैलकुलेट करो। और अगर आप देखें तो जो एक्स के नेबरिंग नोड्स हैं वो हैं वाई एंड जी। ठीक, तो क्या होगा, सबसे पहले हम कॉस्ट ऑफ एक्स एंड वाई, कॉस्ट ऑफ एक्स एंड जी, और इन दोनों के अंदर हम जो ऑलरेडी कंप्यूटेड कॉस्ट थी वो ऐड करेंगे। ठीक है, अगर आप देखें तो डी वाई से वाई का डिस्टेंस कितना है, 0। ठीक, और डी जेड से वाई का डिस्टेंस कितना है, हमारे पास जी से y का डिस्टेंस है 1। ठीक, तो ये क्या हुआ, x से y का, अगर हम x पे देखें तो x से y का डिस्टेंस है हमारे पास 2। ठीक, और x से z का डिस्टेंस है हमारे पास 1, सॉरी 7। ठीक है, तो हमारे पास क्या हुआ, जो x की कॉस्ट थी y तक वो, और जो y का y से डिस्टेंस था इन प्रीवियस जो हमारे टेबल्स हैं इनके अंदर, इनको रिकम्प्यूट किया गया तो 2 एंड 8 हमारे पास वैल्यूज आई। तो इन दोनों में से मिनिमम क्या थी, 2, तो इसने अपनी वही पुरानी वैल्यू यहाँ पे रिटेन की और इसने 2 ही रहने दिया। अब क्या होगा, x से z का जो डिस्टेंस है वो रिकम्प्यूट किया जाएगा अकॉर्डिंग टू बेलमन फोर्ड इक्वेशन। किस तरह कि d से x तक का डिस्टेंस, ठीक है, डी ऑफ एक्स वाई एक्स जी इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ, अगर x और z की आपने x से z का अगर आप देखें तो इसके नेबर्स क्या बनते हैं हमारे पास, x के नेबर्स क्या बनते हैं, y एंड z। ठीक, तो क्या किया जाएगा, पहले x से y तक का जो कॉस्ट है वो, प्लस जो हमारे पास y नोड है, जो पहली इसकी कॉस्ट हमने कैलकुलेट किया उसका z से कितना डिस्टेंस है। ठीक है, फिर कॉस्ट ऑफ जो दूसरा नेबर है x से z, और फिर z से z का कितना डिस्टेंस था पहले। ठीक, अगर आप देखें तो कॉस्ट ऑफ x से y कितनी है, कॉस्ट x की y, कॉस्ट ऑफ x टू y, अगर आप देखें तो y के टेबल में आके देखें, आप ये वाले y के टेबल में आके देखें, x से सॉरी यहाँ पे हमने x से कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास x टू y, अगर आप इसमें भी देख लें ग्राफ में या इधर देख लें तो ये है हमारे पास 2। ठीक है, तो 2 प्लस डिस्टेंस ऑफ y टू z, y के टेबल में आके देखें z तक का डिस्टेंस कितना है, 1। ठीक, तो ये हमारे पास आ गई 2 + 1, एंड सेकेंड वन इज कि हमारे पास जो कॉस्ट है x से z तक की वो देखें, तो x के टेबल में आप आएंगे। ठीक है, x के टेबल में देखें कॉस्ट x और z की है 7, और दूसरी हम आएंगे, ठीक, आप यहां से भी देख सकते हैं x और z की कॉस्ट है 7, और d ऑफ g से z का डिस्टेंस कितना है इसमें देखें वो है 0। ठीक, तो ये हमारे पास 7 + 0 वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। ऑलरेडी कितनी थी, 7। तो अब क्या हो गया, रिकम्प्यूट हुआ तो हमारे पास जो डिस्टेंस है वो कम हो गया नेबरिंग इंफॉर्मेशन की वजह से। तो अब क्या होगा, ये 3 अपडेट हुआ, उसके बाद इसी तरीके से आपका ये जो एल्गोरिदम है ये रन होता रहेगा और आपकी जो अपडेट है वो शेयर होती जाएगी, एंड एट द एंड आपके पास हर नोड का दूसरी नोड से मिनिमम डिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट होकर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो दिस इज आर एल्गोरिदम बेस्ड ऑन बेलमन फोर्ड इक्वेशन। ठीक है, ये हमारा डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिदम है। अगर हम कंपेयर करें लिंक स्टेट और डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिदम को, तो मैसेज की कंप्लेक्सिटी की अगर हम बात करें तो लिंक स्टेट हमारे पास अपनी इंफॉर्मेशन n नोड के साथ शेयर करता है। ठीक है, इसका मतलब है कि हमारे पास बिग O ऑफ n e मैसेज, e इज दी अमाउंट नंबर ऑफ लिंक्स इन द टोपोलॉजी। तो हर नोड अपनी जो नेबरिंग नोड है उसको ब्रॉडकास्ट, सॉरी अपनी पूरी टोपोलॉजी को चूंकि ब्रॉडकास्ट करिए तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कितने मैसेजेस n इंटू ई मैसेजेस शेयर हो रहे हैं। जबकि जो हमारा डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिदम है वो सिर्फ नेबरिंग इंफॉर्मेशन नेबरिंग नोड के साथ शेयर कर रहा होता है, तो इसलिए इसके पास हमारे जो मैसेजेस हैं वो एज कंपेयर टू लिंक स्टेट एल्गोरिदम कम मैसेजेस एक्सचेंज हो रहे हैं। तो कन्वर्जन टाइम जो है वो वेरी करता है यहाँ पे।
स्पीड ऑफ कन्वर्जेंस की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो लिंक स्टेट एल्गोरिदम है उसकी कम्प्लेक्सिटी हमारे पास बिग O ऑफ n है। इसका मतलब है वो क्योंकि वो अपने बिग O ऑफ n e मैसेजेस एक्सचेंज करता है और इसके अंदर ऑसिलेशन भी आती हैं, ठीक है। डिस्टेंस वेक्टर के अंदर हमारे पास क्योंकि टाइम वेरी करता है तो उसकी वजह से हमारे पास राउटिंग लूप का प्रॉब्लम आ सकता है और काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम आ सकता है। राउटिंग लूप का प्रॉब्लम क्या है कि आपका जो मैसेज है वो लूप के अंदर, जो राउटिंग लूप्स हैं उनके अंदर जो है वो मूव करता रहे और कभी भी टर्मिनेट ना हो, ठीक है। और काउंट टू इन्फिनिटी का जो प्रॉब्लम है ये भी एक तरह का राउटिंग लूप का प्रॉब्लम ही है, लेकिन ये तब ज्यादातर अक्कर करता है जब आपके पास कोई एक लिंक फेल हो जाए, ठीक है। अगर रोबस्टनेस की बात करें, जब भी हम एक एल्गोरिथम की बात करते हैं तो हम कुछ पैरामीटर्स रखते हैं और रोबस्टनेस उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। तो अगर कोई हमारे पास मैल फंक्शन हो जाए राउटर के अंदर तो किस तरह से लिंक स्टेट और डाइजेस्टर एल्गोरिदम उसको हैंडल करते हैं, उसका कंपैरिजन अगर हम देखें तो लिंक स्टेट राउटिंग एल्गोरिदम, क्योंकि हम कहते हैं कि वो अपनी इंफॉर्मेशन ग्लोबली एक्सचेंज करता है, तो आपके पास जो नोड है, नोड कैन एडवर्टाइज इनकरेक्ट लिंक स्टेट, ठीक है। लिंक कॉस्ट, नोड जो है वो लिंक की कॉस्ट इनकरेक्ट जो है वो एडवर्टाइज कर सकती है। ईच नोड कंप्यूट ओन टेबल, लेकिन वो बेशक जो है वो राउटिंग जो इंफॉर्मेशन है या जो अपनी कॉस्ट है वो गलत कंप्यूट करके भेज देगी, लेकिन हर नोड के पास अपना ही कंप्यूटेशन हो रही होती है, तो इसलिए इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर डिस्टेंस फैक्टर के अंदर एक गलत पाथ, इनकरेक्ट पाथ जो है वो एडवर्टाइज कर दिया गया तो हर जो नोड है उसका टेबल अफेक्ट होगा। इसका मतलब है जो आपका एरर है वो थ्रू आउट द नेटवर्क प्रोपगेट कर जाएगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें रोबस्टनेस की तो लिंक स्टेट एल्गोरिदम इज मोर रोबस्ट देन डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिदम, but at the same time it has few pros and few cons. So अगर हम बात करें कि कौन से राउटिंग एल्गोरिदम को हमने यूज करना है तो इट डिपेंड्स ऑन दी नेटवर्क, ठीक। तो ये हमारे पास है डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिदम का बेलमन फोर्ड राउटिंग एल्गोरिदम। आई होप आपको समझ आ गया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर।